देवलोक में एक देवी रहती थी जो अक्सर धरती को ऊपर से निहारती। एक दिन अपनी सखी देवियों के साथ वो भी धरती पर उतरी। उन्हें यहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतुओं से लगाव हो गया। जब उनके वापस देवलोक जाने का समय आया सभी लौट गए, परंतु वो देवी यहीं रह गई और उन्हें एक मनुष्य से प्यार हो गया। उनके कई बच्चे हुए जो यक्ष कहलाए, जो न देवता की श्रेणी में आते हैं न ही मनुष्य के। एक तरफ उन्हें कुरूपता का श्राप था और दूसरी तरफ शक्तियों का वरदान। उनकी आपसी लड़ाई में सुंदर धरती तबाह होने लगी, जो देवी से देखा नहीं गया क्योंकि उन्हें धरती बहुत प्यारी थी। कठोर मन से उन्होंने अपने ही संतान को पाताल और घने जंगलों की गुफाओं में दफन होने का श्राप दे दिया और फिर खुद देवलोक लौट गई। हजारों साल से इनका अस्तित्व दबा रहा क्योंकि इन्हें कोई पूजने वाला नहीं था। फिर मनुष्य को इनकी शक्तियों का पता चला और वो इनकी आराधना करने लगे, जो एक भयानक भविष्य की ओर इशारा है। समय बीतता गया, फिर आया जमींदारों की तानाशाही। कानहिरांगात गांव में थुप्पन नाम का बड़ा जालिम जमींदार हुआ करता था। पास के घने इल्ली माया जंगल में एक आदिवासी लड़का रहता, नाम था चोक्कन। वो इतना नटखट था कि बार बार भगाने पर भी जमींदार के घर के चौखट पे आ धमकता। जमींदार की पत्नी थी नागाकुट्टी, जिसे पता नहीं कि वो चोक्कन से बड़ा स्नेह था। वो उसे तब से देख रही है जब से उसका बेटा पेट में था, लेकिन जमींदार के परिवार में से किसी को भी इल्लीमाया के जंगलों में पैर रखने की इजाजत नहीं थी। एक बार आम के मौसम में चोक्कन दोबारा वहां आया, लेकिन अचानक नागाकुट्टी के इल्लीमाया छटन का जिक्र करते ही वो जल्दबाजी में वहां से भागा और आम की गठरी वहीं छोड़ गया। सामने पड़े पीले पीले रसीले आम का लालच नागाकुट्टी संभाल ना सकी और उसने एक उठाकर खा लिया। चोक्कन वहां से निकलकर सीधा जंगलों नदियों से गुजरता हुआ जा रहा है इल्लीमाया छटन के पास, जो कि एक यक्ष है, ना देव ना मनुष्य, जिसकी पूजा इल्लीमाया के आदिवासी लोग करते हैं। पर जो भी उसकी गुफा में प्रवेश करता मृत्यु को प्राप्त हो जाता, सिवाय प्यारे चोक्कन के। मालूम नहीं उस बच्चे में ऐसा क्या है। यक्ष सिर्फ चोक्कन के हाथ से ही प्रसाद ग्रहण करता, मगर उस रात एक अनर्थ होना लिखा था। थुप्पन को खाना परोसते वक्त नागाकुट्टी के हाथों से आम की खुशबू आई, जो केवल इल्लीमाया के जंगलों पे मिलते हैं। जब उसे मालूम चला कि वो आम चोक्कन लाया था, उसने गुस्से से खाने की थाली फेंक दी। उस नीच गंदी आदिवासी के झूठे आम खाकर तुमने मुझे खाना परोसा। अब मुझे कुंड में स्नान करके दोबारा खुद को शुद्ध करना होगा, थुप्पन बोला। कुंड में पहुंचकर उसके क्रोध की सीमा लांघ गई। वहां चोक्कन कुंड में तैर रहा था। उस बच्चे को कहाँ इतनी सुध-बुध कि ये कुंड केवल जमींदारों के लिए है, उस जैसे आदिवासी के लिए नहीं। थुप्पन ने उसे घसीटते हुए कुंड से बाहर निकाला और अपने अहंकार में अंधा होकर उसने चोक्कन को मार डाला। चोक्कन की मौत से इल्लीमाया के गुफाओं में रहने वाला यक्ष छटन रुष्ट हो गया, जिसका कहर पूरे कानहिरांगात गांव के लोगों को भुगतना होगा। उसी रात चैन से सो रहे थुप्पन के घर पत्थरों की वर्षा हुई और उस दिन से उसकी नींद हमेशा के लिए हराम हो गई। कुएं नदी नाले सूख गए, हल जोतने वाले जानवर मरने लगे, फसलों में आग लग गई, लोगों की अकाल मृत्यु होने लगी। जमींदार थुप्पन की शान शौकत मिट्टी में मिल गई और जल्द ही उसका शरीर भी गलने लगा। सारी पूजा अर्चना व्यर्थ साबित होने लगी। तब गांव वालों ने कहा, ये इल्लीमाया छटन का श्राप कहर बन के बरसा है इस गांव में, जिसे शांत करना जरूरी है, मगर कैसे। इधर थुप्पन के सर पे मौत का साया मंडराने लगा। डर के आगे उसकी देवी भक्ति ने घुटने टेक दिए और फिर उसने तय किया पाताल से एक और यक्ष रूपी शक्ति का आह्वान करने का, जो उनकी रक्षा कर सके। चंद्र ग्रहण की रात पाताल के सुरंग को खोलकर उसमें कुछ बूंद ताजा खून के टपकाने मात्र से गहराइयों में सोया गारी देवन नाम का यक्ष जाग गया, जिसके बाद कानहिरांगात गांव इस यक्ष के साए में जिंदा रहने लगे। अब ये सच है या बस किस्से कहानियां, कोई नहीं जानता। अब दिखाता है। दूर किसी गांव में रहती है कुमारी। माता पिता के गुजर जाने के बाद अपने चाचा के यहाँ पली बड़ी। एक दिन उसके चाचा उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं, कानहिरांगात के जमींदार परिवार का। किसी चीज की मांग नहीं की है और दोनों की कुंडली भी मिल गई है। वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाने को राजी है। कोई भले ही ना कहे, लेकिन एक दबाव तो है उसके चाचा के घर का। पर उसका सगा भाई जयन इस जल्दबाजी की शादी के खिलाफ है।
क्योंकि उनके गांव की जमीन को श्रापित माना जाता है, कई पुश्तों को खा चुकी है। उनकी जमींदारी अब पहले की पीढ़ियों जैसी नहीं रही। छोटा बेटा ध्रुवन, जिसका रिश्ता आया है, सुना है वो थोड़ा अजीब है। बड़ा भाई अच्युतन, जिसकी शादी को कई साल हो चुके हैं, उनके बाप के बहुत पहले मरने के बाद जमींदार की गद्दी चाचा वेलियाचंद संभालते आए हैं, जो कि पेशे से एक सांप पकड़ने वाले थे। पर कुमारी कब तक यहाँ बैठी रह सकती है? उसके बाद और भी तो बहनें ब्यानी है चाचा को। यही किस्मत का फैसला है सोचकर उसने हाँ कर दी। शादी का दिन आया। परिवार वाले और भाई ने दुखी मन से उसे विदा किया। देर रात वो अपने ससुराल पहुंची, पर उसका इंतजार यहाँ और भी किसी को है। इल्ली माया जंगल की एक ओझा मुथम्मा उसी गुफा में खड़ी कह रही है, 12 पीढ़ियों से हमें जिसका इंतजार था वो आ चुकी है, अब वो बदला पूरा होगा। यहाँ घर पे कुमारी की सास उसे समझा रही है कि ध्रुवन को एक भी बिना दिन भूले ये दवा जरूर देना, कहकर उसे कमरे में भेज दिया। कुमारी ने खिड़की से देखा, ध्रुवन के चाचा इतनी रात पूजा कर रहे हैं। ध्रुवन उससे कटा कटा सा है और सोने चला गया। अगली सुबह कुमारी घूम घूम कर नई जगह देख रही है। कितना पुराना सा लगता है, पुरानी दीवारें, बड़ा प्रांगण। और फिर वो जंगल की ओर खुलने वाले दरवाजे तक पहुंची, जहां बाहर चौक्कन उसे आम का लालच देकर बुला रहा है। बड़ी प्यारी सी सूरत है। जैसे ही वो दहलीज पार करने लगी, घर की बड़ी बहू लक्ष्मी ने उसे रोक लिया। जंगल के वहां हमें जाना मना है। अब नहाने की कुंड के पास आकर उसने वही कहानी दोहराई जो इस घर से जुड़ी है। इल्ली माया चटन, जमींदार थुप्पन और चुक्कन, हर घर के अंदर कई राज दफन होते हैं। मगर कुमारी किसी 12 पीढ़ी पहले रची कई कहानियों पर विश्वास नहीं करती। उस रात उसे एक अजीब सपना आया। कोई औरत अपने बच्चे को आंचल में छुपाए उनके घर के दहलीज पर खड़ी है। उसकी नींद टूटी। देखा ध्रुवन सामने बैठा है। अब ध्रुवन और उसमें धीरे धीरे दोस्ती होने लगी। कुमारी अक्सर अपने भाई को खत लिखती है, मानती हो ध्रुवन थोड़ा अलग है सबसे, थोड़ा मंद बुद्धि है। इस उम्र में भी बच्चों के बीच जमींदार बनता फिरता है, मगर जैसा भी है मुझे पसंद है भाई। इस बार भी वर्षा ज्यादा होने की वजह से कितनी फसल खराब हो गई, मगर फिर भी जमींदार वेलियाचंद लगान माफ करने को तैयार नहीं। उन्हीं किसानों में से एक ने कहा, किसान भूखे मर रहे हैं और आप हमसे पूरा अनाज का लगान भरवा रहे हैं। मुझे तो लगता है ये लोग हमें गारी देवन की कहानियां सुनाकर बेवकूफ बना रहे हैं। बाकी किसान उसे चुप करवा के वहां से ले जाने लगे। अब जैसे ही ध्रुवन कुछ कहने के लिए उठा, वेलियाचंद ने उसे पीछे से लात मारी और वो कीचड़ पर जा गिरा। अब तू बोलेगा, तू हमें सिखाएगा। अपने पति का यूं तिरस्कार होते देख कुमारी को अच्छा नहीं लगा। उस रात ध्रुवन ने उसे सारी बात कही। बचपन से लोग ऐसे ही बर्ताव करते आए हैं मुझसे, यहाँ तक कि मेरी सगी माँ भी। सबको बड़े बेटे की परवाह है जो कान हरिंगात का उत्तराधिकारी है। मुझसे कोई नहीं पूछता, इसीलिए मैं अकेला रहने लगा। लोग मुझे पागल कहने लगे। मुझे ठीक करने ओझा के पास भेजा। इसे ठीक कर दिया तो बहुत बड़ा दान दक्षिणा मिलेगा, और सुधारने के नाम पे मुझे डंडे से बहुत मारता। कोई मुझे बचाने नहीं आया। एक दिन मैं स्कूल से भागकर मेला देखने गया। मास्टर ने इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया और मेरे कान में बस एक ही आवाज गूंजती, छोटे मालिक पागल है, छोटे मालिक पागल है। मेरे कान दर्द होते थे और उस दिन मैंने उनकी कुटिया में आग लगा दी। हाँ, मर गया साला मास्टर। एक दिन मंच पे खड़े होकर नर्तकी मुझे पागल पागल चिल्लाने लगी तो मैंने उसकी जीभ काट दी। इसलिए मुझे काबू में रखने के लिए रोज ये दवाई पिलाई जाती है। मुझे डर लगता है, सो नहीं पाता। सपने में भी लोग मुझे पागल पागल कहते हैं, मुझे घूरते हैं। कुमारी से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने उसे गले से लगा लिया। शादी के इतने दिन बाद आज जाकर वो सही मायने में पति पत्नी हुए, उनमें प्रेम संबंध बने। समय गुजरने लगा और एक दिन फिर कुमारी को जंगल वाले रास्ते पे चौक्कन दिखा। उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट कुमारी को अपनी ओर खींचने लगी और उसके पीछे पीछे चलती। होश आया जब सामने ओझा मुथम्मा को एक पेड़ के नीचे बैठा पाया। वो बोली, तुम्हारे पेट में एक जान सांस ले रही है, मैं सुन सकती हूँ उसे, मगर उसकी जान को तुम्हारे ही अपनों से खतरा है, जिसे सिर्फ इल्ली माया चटन ही बचा सकता है। कुमारी उसकी बातें सुनकर घर की तरफ भागने लगी और मुथम्मा की आवाज उसका पीछा कर रही है।
जंगल के बीचों बीच की नदी पार कर दूसरे छोर पर मैं मिलूंगी तुम्हें वहां, तुम्हें आना होगा, तुम आओगी। अब कुमारी का शरीर बुखार से तप रहा है। वैद्य जी ने सबको खुशखबरी दी कि कुमारी पेट से है। ये सुनकर घर पे खुशी नहीं, मातम छा गया। किसी के होठों पे मुस्कुराहट नहीं है। वलियाचंद ने ध्रुवन की ओर बढ़कर कहा, ये एक अच्छा संकेत है। अब तक आप कुमारी मूवी का पहला भाग सुन रहे थे। इसके बाद कहानी बेहद ही रोमांचक मोड़ लेने वाला है, जिसे हम दूसरे भाग में जल्द ही सुनाने वाले हैं। आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।